Hello students, myself Vijay Kaushik, your economics teacher, welcomes you all to the official YouTube channel of HR Greenfield School. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने आईटी का सेकंड चैप्टर जो कि इकोनॉमिक प्लानिंग है वो स्टार्ट कर चुके हैं हम। इसके कुछ टॉपिक्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग के जो रिजल्ट्स आए थे वो मिक्स्ड रिजल्ट्स थे, यानी कि उसके कुछ अचीवमेंट्स भी थी और कुछ फेलियर्स भी थे। अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसके फेलियर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स थे जिनको फुलफिल करने में फेल हो गई थी। वो क्या क्या पॉइंट्स थे, हमें वो डिस्कस करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एब्जेक्ट पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ध्यान हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि गवर्नमेंट का एक मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग को अडॉप्ट करने का था कि वो गरीबी को खत्म कर सके। क्योंकि जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि पॉवर्टी एक ऐसी समस्या है जिसको अगर कोई भी कंट्री दूर कर देती है तो उसके कारण 50% से भी ज्यादा समस्या किसी भी इकोनॉमी की दूर हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए पॉवर्टी को दूर कर देती है कोई भी कंट्री तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर होती है। दूसरी चीज, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है जिससे टोटल जीडीपी इंक्रीज होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज होते हैं। तो कोई भी कंट्री हो, उसकी मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग के पीछे ये होता है कि पॉवर्टी को खत्म किया जाए। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग का था। लेकिन जब इसको एनालाइज किया गया काफी सालों के बाद तो पाया गया कि इकोनॉमिक प्लानिंग इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में फेल हो गई थी। यानी कि गरीबी को कम से कम करने का जो ऑब्जेक्टिव था उसे फुलफिल नहीं कर पाएगा। हमें ये पता कैसे चलता है? मैं आपको दो इंपॉर्टेंट डाटा बताता हूं जो इस पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट डाटा है वो? एट प्रेजेंट 21.9% ऑफ टोटल पॉपुलेशन lives below poverty line। यानी अगर हम देखें तो हमारी इंडिया कंट्री की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है, नियरली 22% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टिल लिव्स बिहाइंड द पॉवर्टी लाइन। यानी आज भी 22% लोग हमारे देश के गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। बेसिकली दे आर पुअर। तो ये पॉइंट हमें ये शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी का अचीव करने का था वो हम आज तक अचीव नहीं कर पाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि प्लानिंग कमीशन पॉवर्टी को खत्म करने में असफल रही थी, आइए मैं आपको वो बताता हूं। नियरली 50% ऑफ टोटल पुअर आर फ्रॉम इंडिया। हो सकता है आपको इस फैक्ट पे विश्वास ना हो, लेकिन पूरे वर्ल्ड की जो पुअर पॉपुलेशन है, यानी पूरे दुनिया के जितने भी गरीब है, आधे से ज्यादा गरीब इंडिया से। तो ये दो डाटा, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि प्लानिंग कमीशन इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में असफल रही थी। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या था? सेकंड फेलियर था अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड यूनिट में पढ़ चुके हैं। जब मैंने आपको उस चैप्टर में अनएम्प्लॉयमेंट समझाया था तो मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब ये इक्वेशन आती है, यानी कि सप्लाई ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन डिमांड ऑफ लेबर। इसका मतलब यह है जब इकोनॉमी में वर्कर्स ज्यादा अवेलेबल है लेकिन उनको काम उतना नहीं मिल पा रहा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। जो प्लानिंग कमीशन थी वो इस पॉइंट को भी अचीव करने में असफल रही थी। और अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी देश में खत्म करना भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जो आगे चल के और अलग अलग समस्याओं को जन्म देती है। जैसे कि अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के कारण पॉवर्टी होता है। अगर किसी के पास काम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है
तो वो फिर पुअर हो जाएगा। लिविंग स्टैंडर्ड डिक्रीज होता है, पर कैपिटा इनकम डिक्रीज होती है, टोटल जीडीपी कम होती है। और एक बहुत ही बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होती है वो है सोशल अनरेस्ट। सोशल अनरेस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो बेसिकली अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो हो सकता है वो अनएथिकल, इलीगल चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कि टेररिज्म है, चोरी है, इस किस्म की अनएथिकल चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि सोशल अनरेस्ट क्रिएट करती है, समाज की पीस को डिस्टर्ब करती है। तो सेकंड पॉइंट ये था जिसे अचीव करने में इकोनॉमिक प्लानिंग असफल रही थी। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड फेलियर क्या था? थर्ड फेलियर की बात करें तो थर्ड फेलियर था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी फेल रही थी हमारे 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन जो बनाई गई थी वो इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पाई। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। जब किसी प्रोडक्ट की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं तो वो इन्फ्लेशन कहलाती है। अब जो हमारी गवर्नमेंट ने जितने भी प्लान्स तैयार किए, उन प्लान्स का असर प्राइस लेवल पे ये पड़ा कि वो इंक्रीज होते गए दर बदर, यानी कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की पोजीशन आ गई। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल आप पहले पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब आपको पता है, जब किसी प्राइस में लगातार इंक्रीज हो। स्पाइरल, आप लोग स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं, उसमें जो स्पाइरल लगा होता है उसको जितना खींचते वो उतना खींचता रहता है। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब ये है कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इन्फ्लेशन हर साल बढ़ती रह रही थी, वो खिंचती जा रही थी कंडीशन। और इन्फ्लेशन आपकी दो टाइप से मेजर होती है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम बात करें तो दोनों ही लेवल पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे। इन्फ्लेशन से क्या क्या समस्याएं आती हैं ये भी समझना जरूरी है। देखिए, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो उनकी इनकम उतनी ही है लेकिन पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब उनकी रियल इनकम कम होती है। इनकम हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि वाई से डिनोट होती है। रियल इनकम का क्या मतलब होता है? रियल इनकम का मतलब होता है इनकम का वो हिस्सा जो खर्च करने के लिए बचा हुआ है। जब इनकम उतनी है, मान लीजिए इनकम मेरी 10,000 थी पहले, और पहले मुझे कोई गुड्स 100 रुपए का मिल जाता था, अब अगर वो गुड्स 500 रुपए का मिल रहा है तो मैं वो गुड्स कम खरीद पाऊंगा पहले के मुकाबले, क्योंकि अब मेरी रियल इनकम कम हो गई है। रियल इनकम का मतलब मेरी जो इनकम थी उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी है। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब आपने समझा। जनरली 2 लेवल पर स्टडी होती है और इससे आगे चल के समस्या ये आती है कि रियल इनकम कम हो जाती है लोगों की, जिसके कारण उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाता है। बेसिकली अब तक हम 3 फेलियर्स पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं चौथा फेलियर क्या था, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फेलियर ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग। inadequate infrastructure। inadequate infrastructure and investment are the backbones of any economy। हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वो जीडीपी की ग्रोथ में इफेक्ट करता है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप के हम पहले पढ़ चुके हैं, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं। पहला होता है आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेसिक फैसिलिटीज हैं जो देश की जीडीपी को डायरेक्टली ग्रो करने में हेल्प करती है, जिसमें रोड्स, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें आती हैं। बेसिकली ये चीजें ऐसी हैं जो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए रोड्स नहीं है और मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो मैं
देश के कोने कोने तक उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता। अगर ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं और मैं एज अ प्रोड्यूसर फिर ये फैसला ले सकता हूं कि मैं ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी डिमांड ज्यादा होगी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये चीजें आती हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है किसी भी देश के ग्रोथ को। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने बताया है आपको कि हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर आते हैं। अगर किसी कंट्री का हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर अच्छा है तो वो कंट्री जो है ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, क्योंकि वहां के लोग हेल्दी है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट है। तो हमारी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर रही थी विदाउट एनी डाउट, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और पिछली जो क्लास थी उसमें भी पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो हुए थे, बहुत ज्यादा ग्रो हुए थे, बट इंफ्रास्ट्रक्चर जितने होने चाहिए थे उतने ग्रो नहीं हुए, दे वर इनएडिक्वेट। इस चीज को हम इस पॉइंट से देख सकते हैं कि अगर आज हम देखें तो क्या हर गांव में रोड्स की फैसिलिटी अवेलेबल है? क्या हर एक बच्चा स्कूल की फैसिलिटी अवेल कर सकता है? क्या हर एक नागरिक हेल्थ फैसिलिटी अवेल कर सकता है? शायद आपका जवाब आएगा नहीं। तो इसी पॉइंट से हमें पता चलता है कि फैसिलिटीज डेवलप तो हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया हमारी कंट्री के जितने भी पॉपुलेशन है वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो इससे हमें पता चलता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं, लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं। लास्ट फेलियर क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने कई बार ये चीजें पढ़ी हैं कि जब भी किसी कंट्री की ग्रोथ हो तो वो ग्रोथ इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए। गवर्नमेंट बजट में भी हम यही पढ़ के आए थे। जब ऑब्जेक्टिव्स तैयार हुए थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, वो ये था कि जो भी ग्रोथ हो वो इक्वल ग्रोथ हो, यानी कि हमारी कंट्री की हर एक सेक्शन तक उस ग्रोथ के बेनिफिट्स पहुंच सके। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे प्रिंसिपल फेलियर इकोनॉमिक प्लानिंग का यही था, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा फेलियर यही था कि जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो रही थी वो ग्रोथ इक्वल ग्रोथ नहीं थी। यानी जो रिच सेक्शंस थे उन तक तो वो ग्रोथ पहुंच रही थी, लेकिन पुअर सेक्शंस तक उस ग्रोथ का बेनिफिट नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण आप कई बार ये वर्ड पढ़ चुके हैं और मैंने आपको कई बार बताया है कि ये वर्ड यूज करना है आपको। इकोनॉमिक गल्फ होता है। इकोनॉमिक गल्फ का मतलब अमीरों और गरीबों के बीच में जो गैप है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या से इकोनॉमिक गल्फ होता है। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या, फेलियर जो था इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो ये था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। पहली बात तो ग्रोथ ही कम हो रही थी, और जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई वो भी ऐसी हुई कि जो रिच सेक्शंस है जिनको शायद इतनी जरूरत नहीं थी उन तक तो बेनिफिट पहुंच गया, लेकिन जो गरीब तबका था उस तक बेनिफिट नहीं पहुंचा। हालांकि समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारे पॉलिसीज अपनाई हैं। जैसे कि आपने पीडीएस का नाम सुना होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे हम कोटा सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, जिसमें जो गरीब फैमिलीज होती हैं उनको एसेंशियल गुड्स जो है वो कम रेट पे दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ कदम उठाए सरकार ने। इसके अलावा आप समय समय पे सब्सिडीज सुनते रहते हैं, जैसे कि गैस सिलेंडर्स पे जो गरीब लोग हैं उन्हें सब्सिडीज मिलती है। तो ये गवर्नमेंट बेसिकली इन ऑब्जेक्टिव से यही हासिल करना चाह रही है, इन पॉलिसी से यही हासिल करना चाह रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। हालांकि इसको भी अचीव करने में फेल रही है हमारी सरकार। अब यहाँ पे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट बताना है जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन जरूरी है बार बार बताना, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन 2 किस्म का हो सकता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन।
यहां पे ये बताना जरूरी है कि कोई भी देश इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करना चाहता, ना वो कोशिश करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करने की। कोशिश हमेशा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव करने की जाती है। डिफरेंस क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि जितने भी नागरिक हैं हमारे देश के, सबको बराबर इनकम का हिस्सा मिले। लेकिन ये चीज जस्टिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई एक डॉक्टर 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो जरूरी नहीं है कि एक लो लेवल का क्लर्क भी 1 लाख रुपए ही सैलरी ले। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो यही हो गया, लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्योंकि दोनों के स्किल्स क्वालिफिकेशन अलग है। कोशिश ये की जाती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको एटलीस्ट उतना तो मिले, जिसकी जितनी स्किल्स है, जितनी क्वालिफिकेशन है। तो कोशिश की जा रही थी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन इकोनॉमिक प्लानिंग इसको अचीव करने में भी असफल रही थी। तो ये 5 फेलियर्स थे हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग के, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए। एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूं, 5 पॉइंट्स कौन कौन से थे। लास्ट में हमने पढ़ा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हमने पढ़ा था इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस भी स्टडी किया, पॉवर्टी को खत्म करने में भी असफल रही थी जो इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन थी वो। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और देखा था, इन्फ्लेशनरी गैप। बेसिकली ये 5 फेलियर्स हमने स्टडी की हैं। मेन टॉपिक तो हमारा यही था, लेकिन एक क्वेश्चन इस टॉपिक से और बन सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि जब गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट्स लिए, उसके बावजूद भी ऐसे क्या कारण थे जिसके कारण कि ये फेलियर्स, तो वो पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं। यूएनओ ने जब एनालाइज किया कि हमारे गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्लानिंग को क्यों फेल हुई, तो उन्होंने 3-4 पॉइंट्स बताए। उनका यह कहना था कि जितनी भी पॉलिसीज अडॉप्ट की गई हैं, पॉलिसीज में कमियां नहीं थी। पॉलिसीज बहुत ही डेलिब्रेट एफर्ट्स के बाद इंप्लीमेंट की गई थी। बहुत ही डेलिब्रेट एफर्ट्स किए गए, एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, उनसे सजेशंस लेके फिर ये पॉलिसीज फ्रेम की गई थी। सो दिक्कत फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज में नहीं थी, समस्या थी इनके इंप्लीमेंटेशन में। सबसे बड़ी समस्या थी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। ये इसलिए है क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें करप्शन की समस्या बहुत ज्यादा है, रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म का मतलब होता है कि अगर एक फाइल आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है इंडिया में अगर आप मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाने जा रहे हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे, दूसरे से तीसरे में, यानी कि बहुत समय लगा देते हैं। मान लीजिए अगर मुझे आज कोई कंपनी खोलनी है, कोई फैक्ट्री खोलनी है, और वो फैक्ट्री में इस चीज की खोलना चाह रहा हूं कि एट प्रेजेंट उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। मान लीजिए मैं आज के कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखते हुए मैं मास्क की फैक्ट्री खोलना चाह रहा हूं, तो जब तक मुझे परमिशन मिलेगी तब तक हो सकता है ये सिचुएशन ही ठीक हो जाए, फिर परमिशन मिलने का मुझे क्या फायदा। तो रेड टेपिज्म से प्रोडक्शन पे भी असर पड़ता है। तो बेसिकली सबसे बड़ी समस्या थी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की, जो समस्या किसके कारण हुई, करप्शन और रेड टेपिज्म के कारण। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक प्लानिंग के क्या क्या फेलियर्स थे और उसके रीजंस क्या थे। इन टॉपिक्स के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।